भ्रष्टाचार एक ऐसा गुण है या एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को चाटता हुआ चला जा रहा है। इससे मुकाबला करने के लिए 2011 में जिस तरीके से सड़कों पर लोग बाहर निकल कर आए थे, वो प्रदर्शित करता है कि लोग कितने आजिज आ चुके हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में साफ तौर पर कहा कि न तो वो खुद खाएंगे न किसी को खाने देंगे। सरकार बनने से पहले जब न्यूज नेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार होने से पहले उसे रोक दिया जाए तो शायद लोकपाल बिल की जरूरत तक ना पड़े। न लोकपाल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि भ्रष्टाचार होगा, और न ही लोगों को हमें बचाने की जरूरत पड़ेगी या फिर उन्हें सजा देने की जरूरत पड़ेगी। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहले की कही तमाम बातों को यथार्थ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में जो सपना है पूरा हिंदुस्तान देखता है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके, वो सपना साकार हो सकता है? आइए पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और उसके बाद चर्चा करते हैं। एक बहुत विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। करगिल की जमीन और करप्शन का वार। मोदी के तर्कश से करप्शन की ये काट सबको सुनाइए। मोदी ने देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि देश की तरक्की में करप्शन ही सबसे बड़ा रोड़ा है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों के पसीने में भी कोई खोट नहीं है, पुरुषार्थ में भी खोट नहीं है, पैसों में भी खोट नहीं है। उसके बाद भी हमारा देश वहीं का वहीं कहां ठप हो गया है। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा। मोदी जोश में थे तो सभा में बैठी जनता भी कुछ ऐसे ही मूड में दिखी। मोदी ने जो बोला, जनता उसके साथ सुर से सुर मिलाती रही। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पहली बार नहीं है जब मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने अचूक मंत्र देने का दावा किया हो। पीएम बनने से पहले भी मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर अपने फॉर्मूले पेश किए थे। मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार होने के बाद जांच से ज्यादा जरूरी है कि करप्शन होने ही न दिया जाए। तो करप्शन होने के बाद क्या जी, कानून हो, लोकपाल हो, तो बात की बात है। प्रिवेंटिव के पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल। हमारे देश में डिबेट को प्रिवेंटिव पर लाने की आवश्यकता है जी। हम पोस्ट करप्शन की बात बहुत की है, वो भी गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन प्रिवेंटिव पर भी देखना। चीफ मिनिस्टर श्री करप्शन रोकने के लिए मोदी लगातार दावे करते रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि कब मोदी के ये दावे हकीकत की शक्ल लें और उस सपने को पूरा करें जो मोदी ने देश की जनता को दिखाया है। महामहिम श्री वोरा जी, टीम न्यूज नेशन। मुख्यमंत्री श्री उमर। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनमानस को जिस तरीके से टटोला, वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सिरे से खत्म हो जाए। कुछ एक कदम जो मौजूदा सरकार ने उठाए हैं, जिसके बाद ये कहना होगा कि हाँ, एक कोशिश तो जरूर होती दिखाई दे रही है। आइए सबसे पहले उसको आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी और मुकेश नाइक जी कांग्रेस से इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ एक कदम जो मोदी सरकार ने उठाए हैं, जिसे देखकर विश्वास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से करप्शन को नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। जैसा मसलन मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन की बात कही जाती है, उस पर भी अब सेल्फ अटेस्टेशन की बात कही जा रही है। अब आप खुद अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ओरिजिनल है, आपके पास किसी गजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर अगर देखा जाए 3 दिन में यह पूरा काम हो जाना है, ऐसा कदम उठाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसमें पहले से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसे और मजबूत किया जा रहा है। जहां पर टाइम बाउंड परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, इसे भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, तमाम अधिकारियों के लिए भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सत्ता में आने के साथ ही मोदी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जाहिर सी बात है, इसके बारे में पहले से चर्चा थी, कोर्ट का आदेश था, लेकिन कम से कम गठन तो किया। विदेश में जमा धन वापस लाने की बात लगातार मोदी सरकार करती चली आ रही है और इसको लेकर आगे बढ़त हो रही है, ये बात भी कही जा रही है। इसमें कितना यथार्थ होता है ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कम से कम एक पहले कोशिश तो होती हुई दिखाई दे रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश सामने है, तो ये तमाम चीजें सामने हैं। आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं। मुकेश नाइक जी,
इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सरकार ने भी भ्रष्टाचार से दो दो हाथ करने के लिए कई बार घोषणाएं की, लेकिन जब यूपीए सरकार के ऊपर जब भी तोहमत लगा तो भ्रष्टाचार का ही तोहमत लगता हुआ दिखाई दिया। क्या आज आपको लगता है कि मौजूदा सरकार कम से कम ये कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है जहां भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके? देखिए, अगर सरकार कोई भी कोशिश कर रही है तो उसका स्वागत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अजय कुमार जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर और छत्तीसगढ़, आप देख लीजिए हर काम के रेट फिक्स हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, जो मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे निकृष्टतम घोटाला है। पीएससी का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। किसानों की कुटीरों के लिए, शौचालयों के लिए, गरीबी रेखा के में नाम जुड़वाने के लिए सबके रेट फिक्स है चारों सरकारों में। किसी से भी भेजकर आप सर्वे करा लीजिए, देहातों में पता लगा लीजिए। लच्छेदार भाषण देना, भावना जगाना, सपने दिखाना एक अलग बात है, लेकिन जब उसके विपरीत परिणाम आता है, जो बात कही जाती है, तो लगता है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, अभी संबित महापात्रा जी कहेंगे कि आप हार गए, इसका मतलब है कि लोगों ने भ्रष्टाचारी पर मुहर लगा दी। मैं मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि हूं। मैंने बुंदेलखंड पैकेज के 5,000 करोड़ रुपयों का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके जब डिटेल मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखे, स्कूटर और मोटरसाइकिलों से 100 ट्रक गिट्टी, सीमेंट और रेत ढोई गई। स्कूटर और मोटरसाइकिलों के नंबर लगे हैं। फिर सरकार ने अभी विधानसभा में उसकी जांच के आदेश दिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश की सरकार ने खुद आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 147 दवाइयां ऐसी हैं जो घटिया हैं, नकली हैं और अमानक हैं, जो मध्य प्रदेश में बिक रही हैं। मुकेश जी, ये हाल है मध्य प्रदेश की सरकार। मुकेश जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और सपने दिखाए जा रहे हैं। समित जी, देखिए अजय जी, मुझे लगता है मुकेश जी और क्या कहेंगे, मित्र हैं हमारे, बड़े हैं हमारे, बहुत सम्मानित हैं, मगर अब वो चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे रहे हैं, तो बेचारे मुकेश जी क्या बोलेंगे? यही सब बोलेंगे, जो विषय है ही नहीं उनको पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय है, आज हमने मोदी जी के भाषण को सुना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप देखिए किस जज्बात के साथ उन्होंने रखा। ये व्यक्ति कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है, जो व्यक्ति बिल्कुल एक पैसे की गड़बड़ी नहीं करता है, जो व्यक्ति जानता है उसका दामन साफ है, उसका दिल साफ है, उसने कभी गड़बड़ी न होने दी है न कभी की है, वो इस जज्बात के साथ आर्मी के सामने ऐसा कह सकता है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ गर्जना करते हुए नजर आते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि उनके दिल में दर्द है और वो पालन करते हैं। दूसरा विषय जी, हमने यूपीए के सरकार को देखा है। आज तक में मुकेश जी बैठे हैं, मुकेश जी बता दें यूपीए के एक नेता का नाम जिसने ऐसा कहा हो कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा। वहां तो है मैं भी खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। इसी परिस्थिति में आज यूपीए की ये हालत है, ये अभी फिर भी सुधर नहीं रहे हैं। चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण विषय आप देखिए, हम सब मिडिल क्लास के 2 बड़े मुद्दे आपने उठा दिए, मैं आपका एक मुद्दा बचा लेता हूं। मुकेश जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। मुकेश जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं बचाया। इतने बड़े बड़े नेता जेल में गए, मंत्री जेल में गए, सबके केस चल रहे हैं, सबको जमानतें कराना पड़ रही हैं, सब जांच के दायरे से गुजरे, हमने किसी को बचाया नहीं। लेकिन बीजेपी की एक विशेषता है कि राज्यों में जो करप्शन होता है, ये सबको बचाते हैं, ये किसी को दोषी नहीं ठहराते। क्या संबित महापात्रा जी, आप बहुत प्रबुद्ध और नौजवान आदमी हैं, मुझे एक चीज बताइए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, क्या इन जो चीजों में, कुटीरों में, शौचालयों में जी जो केंद्र सरकार का पैसा जाता है पंचायतों के माध्यम से, क्या ये लोगों तक पहुंच रहा है? स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल चाल है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? आप जरा, आप स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप जरा आकर देखिए यहाँ क्या हाल चाल है। इसका जवाब ले लेते हैं। पशुओं के अस्पताल जवाब ले लेते हैं मुकेश जी, इन राज्यों के सरकारी अस्पतालों का। समित जी,
देखिए, मैं तो अजय जी बहुत सिंपली कहूंगा जी कि अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लोगों के घर तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पक्के मकान अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब पैसा खा गए हमारे नेता, तो फिर भी हमारी जो जनता है उन्हें 3-3 बार क्यों पलकों पे बिछा के इस बहुमत के साथ ला रही है? अगर बहुमत के साथ ला रही है तो इसलिए ला रही है क्योंकि मेरे मित्र मुकेश जी जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, और इनको हरा रही है क्योंकि इन्होंने घपले किए हैं। चलिए, मैं तो एक विषय जो तीसरा पॉइंट में रखना चाहता था वो वही रखना चाहता था, एक सेकंड में रख दूं जी। कि हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी, उनके प्रति पूरे मिडिल क्लास का बहुत सम्मान था कि बहुत ये जो है नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, मगर बहुत आघात हुआ जब हमने देखा कि ठीक उनके नाक के नीचे किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया गया और प्रधानमंत्री शांत। चलिए, इस पर हम घोटाले को ही ले लीजिए, इस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। समित जी, जब नरेंद्र मोदी को कंपेयर करते हैं तो बहुत प्रबल व्यक्तित्व लगता है। बिल्कुल, हमारे साथ गोपाल राय जी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। गोपाल राय जी, नरेंद्र मोदी जी का यह कहना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप लोगों को तो यह काफी उत्साहित कर गया होगा। कम से कम देश का प्रधानमंत्री यह कह रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात। निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर यह संकल्प लिया है तो ये सुखद खबर है, लेकिन सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए काफी कठिन रास्तों को तय करना पड़ेगा और उसके लिए वो संकल्पबद्ध हो पाएंगे, उसके लिए वो अपने पार्टी के नेताओं से लड़ पाएंगे, उसके लिए वो क्या जो पिछला उनका इतिहास रहा है, गुजरात के अंदर जिस तरह से उन्होंने कभी भी लोकपाल नहीं बनने दिया स्ट्रांग, देश के अंदर क्या वो एक स्ट्रांग जन लोकपाल लेकर आएंगे? और दूर की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर जो पूरा चारों तरफ एक लूट का साम्राज्य भाजपा के नगर निगम में मचा हुआ है, क्या उसके लिए कुछ भी वो कर पाएंगे? ये भविष्य। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर उठा दिया है और अभी संबित जी लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं। संबित जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए क्योंकि इसके बाद हम जरा सोनिया गांधी जी की टिप्पणी भी आपके सामने पेश करना चाहते हैं। संबित जी। देखिए, गोपाल जी मेरे बहुत आदरणीय मित्र हैं, मगर देखिए विडंबना ये है कि गोपाल जी को आप पूछिए कि चांद में कितने क्रेटर हैं तो वो घुमा घुमा के वो दिल्ली में आ जाएंगे। कुछ भी पूछिए, घुमा घुमा के वो दिल्ली के चुनाव पे आ जाएंगे और कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने उसकी वो डिस्कशन शुरू कर देंगे। वो बचपन में पढ़ते थे गाय के ऐसे वाला विषय है, इसलिए मुझे लगता है बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी को बेस्ट ऑफ लक है, वो अपनी जो खोई हुई जमीन है उस पर वो होमवर्क करे, उसी पे ठीक रहे। एक और मुद्दा जो कि अब वाकई में बड़ा बनता जा रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कम से कम आज हम सबों को बहुत पसंद आती दिखाई दे रही है। मैं जनमानस की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपके सामने एक और पहलू पेश करना चाहती हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर आज बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी पर हमला किया। सांप्रदायिक हिंसों के लिए मोदी सरकार को सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने पहली बार आज जिम्मेदार ठहराया है। एक छोटी रिपोर्ट देख लीजिए, चर्चा उसके बाद भी करते हैं। बीजेपी और मोदी पर सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाती कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैरानी जताते हुए कहा है कि मोदी की सरकार आते ही दंगों की घटनाओं का बढ़ जाना फिक्र का सबब बनता जा रहा है। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. And it is something which is of great concern and worry to all of us. During the UPA government, UPA 1 and UPA 2, there were hardly any such incidents. But in a very short spell, we have had nothing less than 600 communal violence incidents in Uttar Pradesh and perhaps as many in Maharashtra. Now, this of course makes us wonder and makes us think, why suddenly, after the BJP has come to power,
all these communal incidents. आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुद मोदी ने कहा था कि बीजेपी को सांप्रदायिक हिंसा कतई स्वीकार नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि हार के बावजूद वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हिंसा की किसी भी घटना को भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। सियासतदान अपने अपने दांव खेलते रहेंगे, लेकिन देश की हकीकत इसी तरफ इशारा करती है कि आज भी सांप्रदायिक मुद्दे वोट बैंक की बुनियाद बनते रहते हैं और इन मुद्दों को भुनाने में कोई भी पीछे नहीं रहता। सोनिया गांधी ने कहा कि सभी दलों को धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में सोनिया गांधी का साफ संकेत है कि मोदी सरकार के खिलाफ सभी दलों को इकट्ठा होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। समित जी, जिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने किया है, उसके बाद तो शायद कुछ कहने को बचता भी नहीं। देखिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो 2014 का चुनाव हुआ है, जिसके रिजल्ट अभी 2 महीने पहले ही निकले हैं। ये पूरा चुनाव कम्युनल वर्सेस तथाकथित सेक्युलर आइडियोलॉजी को लेके हुआ है और रोज दिन हम आपके चैनल पे भी और अन्य चैनलों में भी यही डिबेट करते रहते थे कि 2002 में क्या हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया और किस प्रकार से क्लीन चिट मिला। यही रोज डिबेट होता था। भारतीय जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में इसी विषय को लेकर मैंडेट दिया है। कौन सच में सेक्युलर है और कौन केवल छद्म रूप से डेकोरेटिव वे में सेक्युलर है। तो इसलिए मुझे लगता है इस मैंडेट के पश्चात अब इन विषयों पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में 26 मई से लेकर अभी तक 600 सांप्रदायिक हिंसा की बातें सामने आ चुकी हैं। मैं वारदातों को जोड़कर बोल रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है। अब इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार आप पर बहुत बड़ा तोहमत लगाती है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अब इसी में एक तरह से बहती गंगा में हाथ धो रही। वो हम पे तोहमत नहीं लगाती है। वो रिपोर्ट के विषय में परसों मैंने आपके चैनल पे भी डिस्कशन किया था और मैंने आपको वो कारण बताए थे, 6 कारण जो इंडियन एक्सप्रेस में छपे थे। मैं बार बार वो दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो फिर धार्मिक विषय बन जाता है। वो स्पष्ट रूप से कहती है कि रिपोर्ट कहती है कि तुष्टीकरण के नीति के कारण से ऐसे कम्युनल राइट हुए। चलिए, और कौन तुष्टीकरण करता है ये आप भली भांति जानते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कांग्रेस से कि महाराष्ट्र में अगर इतने दंगे हो रहे हैं, यूपी में दंगे हो रहे हैं, तो लिख के दे सोनिया गांधी की इन सरकारों को बर्खास्त कर दी जाए, इन राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दी जाए। ये वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम चिंता करेंगे उस पर। चलिए मुकेश नायक जी। अजय कुमार जी, संबित महापात्रा जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पिछले दिनों रायसेन में कर्फ्यू लगा, हरदा में कर्फ्यू लगा, अनेक शहरों में कर्फ्यू लगा। यहां तो बीजेपी की सरकार है ना। ये केवल ये जनादेश जो इतना बड़ा बहुमत इन्हें मिला है, ऐसी भाषा बोलकर उसका अनादर कर रहे हैं। इन्हें ऐसी अहंकार से भरी हुई भाषा नहीं बोलना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव इस देश का केंद्रीय तत्व है। अगर इतने बड़े देश में सद्भाव नहीं होगा, सहिष्णुता नहीं होगी, उदारता नहीं होगी और मिलजुल कर लोग नहीं रहेंगे, तो इस देश में भौतिक लक्ष्य और विकास का क्या मायने है, क्या अर्थ रह जाएगा। 600 घटनाएं इनकी सरकार बनने के बाद हुई हैं। मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार है ना, तो बताएं क्यों घटनाएं हो रही हैं। चलिए संबित जी, एक आखिरी जवाब, क्योंकि इसका वक्त नहीं रहेगा चर्चा के लिए। तो मुझे लगता है गोपाल राय जी को दिल्ली से बाहर आने की आवश्यकता है और हमारे भाई मुकेश नायक जी को मध्य प्रदेश से भी चिंता बाहर करने की आवश्यकता है। ये एक ही कुएं में चिंता करे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जनता बार बार जिता रही है, अर्थात जो आप किंवदंती यहाँ कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। उससे बाहर निकले, डेवलपमेंट की राजनीति में आ जाइए ना। विकास के बारे में चिंता करिए, कैसे करप्शन हटाना है उसके बारे में चिंता करिए। बार बार इस तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ दीजिए। मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगा। वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम जो हकीकत है वो ये कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 महीने में करीब 600 सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें सामने आ चुकी हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जिम्मेदार चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि सांप्रदायिक हिंसा भी दरअसल एक भ्रष्टाचार का ही अंग है।
अंततः भ्रष्टाचार से ही मुक्ति पानी होगी। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।